वेलकम टू दृष्टि जीएस। इतिहास के इस एपिसोड में हम गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। इन दोनों राजवंशों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में एक साथ आपके लिए लाए हैं। फ्रेंड्स, गुप्त काल के समाप्ति के बाद गुप्तोत्तर काल शुरू होता है, जिसमें वर्धन वंश, इसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास शुरू होता है जिसमें पल्लव वंश आते हैं और वातापी चालुक्य वंश, संगम साहित्य, इसके अलावे क्या कहते हैं राष्ट्रकूट, प्रतिहार वंश, चोल वंश, इसके बाद देवगिरी का यादव वंश, काकतीय वंश, होयसल वंश, ये सब महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे जो कि प्राचीन भारत के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी राजवंशों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने चाहिए थे हमने इस वीडियो में इसको समाहित किया है। और फ्रेंड्स, चूँकि इसको वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हमने वन लाइनर बनाया है। इसमें ऑप्शन हमने नहीं दिया है, सीधे प्रश्नों का हम उत्तर आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वर्धन वंश से। वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश के प्रतिष्ठा को किसने स्थापित किया था? तो वर्धन वंश के पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन राजा बना था, जिसके शासनकाल में वर्धन वंश की प्रतिष्ठा को 4 चंद लगे थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? हर्षवर्धन वर्धन वंश के एक महान शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलादित्य के नाम से कौन जाना जाता था? शिलादित्य के नाम से, शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को ही जाना जाता था। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो हर्षवर्धन जब राजा बना तो उसने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय जो कि नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश से संबंधित था, पुलकेशिन द्वितीय, उसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में वेनसांग 629 से 645 ईस्वी के बीच में, यानी 629 में वह भारत भ्रमण पर आया था और 645 ईस्वी तक वो भारत में रहा था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के किस शाखा को संरक्षण प्रदान किया था? तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपना संरक्षण प्रदान किया था। हर्ष काल में हिरण्य क्या होता था? हिरण्य एक प्रकार का कर होता था, उसमें इसको नगद कर कहा जाता था, यानी नगद के रूप में जो कर लिए जाते थे उसको हिरण्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के दरबारी कवि का नाम क्या था? हर्ष के दरबारी कवि, प्रसिद्ध दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट जिन्होंने कादम्बरी को लिखा था। अगला प्रश्न है, हर्षचरित को किसने लिखा था? सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, कादम्बरी नहीं होगा। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा था। और बाणभट्ट का प्रसिद्ध पुस्तक है कादम्बरी। अगला प्रश्न है, सूर्य शतक के रचनाकार कौन थे? सूर्य शतक के रचनाकार मयूर नाम के एक लेखक थे जो हर्षकालीन कवि थे।
उन्होंने ही सूर्य सतह की रचना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना किसने की थी? ये 3 पुस्तक है जिसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन सम्राट के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे। अगला प्रश्न है, महामोक्ष परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया जाता था? तो महामोक्ष परिषद का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष काल में बलाधिकृत किसको कहा जाता था? बलाधिकृत काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। तो बलाधिकृत कहा जाता था पैदल सेना के जो अधिकारी होते थे, मुख्य अधिकारी, उसको बलाधिकृत कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर्ष काल में अश्व सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? यानी घुड़सवार जो होते थे, घोड़े के सेना, उसके जो प्रधान होते थे उसको कुंतल कहा जाता था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कुंतल। अगला प्रश्न है, जब ह्वेनसांग भारत आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ह्वेनसांग जब 629 से 645 ईस्वी के बीच में भारत में रहा था, तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय का भी भ्रमण किया था। उस समय में शीलभद्र वहाँ के कुलपति थे। अगला प्रश्न है, देवगुप्त को किस शासक ने पराजित किया था? देवगुप्त को राज्यवर्धन ने, जो वर्धन वंश के सम्राट थे, उसको पराजित किया था। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से दक्षिण भारत का इतिहास, यानी दक्षिण भारत से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो शुरू होते हैं, यानी दक्षिण भारत का इतिहास यहाँ से शुरू होता है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बपदेव। बपदेव ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कांची, और अभी वर्तमान में कांचीपुरम उसको कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के प्रथम प्रतापी सम्राट कौन हुए थे? तो पल्लव वंश के प्रथम प्रतापी सम्राट सिंह विष्णु हुए थे। अगला प्रश्न है, सिंह विष्णु किस संप्रदाय को मानते थे? तो सिंह विष्णु वैष्णव संप्रदाय को मानते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने मार करके शासन ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस पल्लव शासक को पराजित किया था? वहाँ नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया बाद में, उससे पहले पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, कांची के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश नाथ मंदिर को बनवाया था। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपराजित। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली एवं मंडप शैली का विकास किस काल में हुआ था? तो द्रविड़ शैली एवं मंडप शैली का विकास पल्लव काल में हुआ था, यानी पल्लव वंश के शासकों के द्वारा इन दोनों शैली का विकास किया गया था। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह थे। इसका सही आंसर हो जाएगा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? यानी चालुक्य वंश के राजाओं की राजधानी उस समय में वातापी, जिसको बादामी भी कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, एहोल अभिलेख को किस शासक ने जारी करवाया था? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख को किसने लिखा था और इसकी भाषा एवं लिपि क्या थी? तो एहोल अभिलेख को पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था, और यह अभिलेख संस्कृत भाषा में थी और इसकी लिपि देवनागरी लिपि थी। देवनागरी ने ब्राह्मी लिपि थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसको दंती दुर्ग ने पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, तैलप वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तैलप वंश की राजधानी मान्यखेत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तमिल साहित्य संगम किस स्थान पर हुआ था? तो प्रथम तमिल साहित्य संगम मदुरा, उस समय मदुरा कहा जाता था, वहाँ हुआ था और उसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विष्णुवर्धन। और विष्णुवर्धन था कौन? वह पुलकेशन द्वितीय का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पुस्तक की रचना विल्हन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, विज्ञानेश्वर के प्रमुख पुस्तक का नाम क्या था? विज्ञानेश्वर एक प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने मिताक्षरा नाम की किताब को लिखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। अगला प्रश्न है, प्रतिहार गुर्जर वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। अगला प्रश्न है, पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर के समीप किसने हराया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को मुंगेर के नज़दीक में पराजित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज था। अगला प्रश्न है, राजशेखर किस शासक के दरबार में थे? महेंद्रपाल के दरबार में। महेंद्रपाल प्रथम, यानी महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर राजकवि थे। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन थे? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने प्रतिहार वंश की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वर्णन किया था? उस समय में अलमुसुद्दीन नाम का एक यात्री आया था, जिसने प्रतिहार वंश की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था और इसकी राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे और इसकी राजधानी मान्यखेत में थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चोल वंश को किसने स्थापित किया था? तो चोल वंश को के संस्थापक थे विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजराजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है, गंगईकोंड चोल की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो गंगईकोंड चोल की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था, गंगईकोंड चोल की। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो चोल शासकों की आरंभिक राजधानी उस समय में उरेयूर हुआ करती थी। उरेयूर को ही उन्होंने अपनी आरंभिक राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, चोल शासन में कोट्टम का अर्थ क्या होता था? कोट्टम एक प्रशासन की एक इकाई होती थी, जो आज के कमिश्नरी को कोट्टम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में साम्राज्य कितने भागों में बटा होता था और उसका नाम क्या होता था? तो चोल काल में साम्राज्य को यानी राज्य को 6 प्रांतों में बांट दिया गया था, जिसको मंडलम कहा जाता था, यानी 6 प्रांत में विभक्त करके मंडलम उसको बोला जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किस वंश की विशेषता थी? उस समय में चोल काल की एक प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन।
यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चोल वंश। अगला प्रश्न है, चोल काल में आयम किसको कहा जाता था? आयम एक प्रकार का कर होता था, उसको राजस्व कर कहा जाता था आयम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज शिव की मूर्ति किस काल की है? यानी नटराज शिव यानी भगवान शिव की उस समय कांस की एक मूर्ति मिली थी चोल काल में, वो तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है चोल काल। ये काफ़ी प्रसिद्ध मूर्ति है नटराज शिव की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चोल काल में ऊर क्या होता था? अर्थात ग्राम सभा को ऊर कहा जाता था, स्थानीय जो ग्राम सभा हुआ करती थी उसको ऊर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजवंशों में नौसेना किसकी विशेषता थी? अर्थात दक्षिण भारत के किस राजवंश की विशेषता नौसेना थी? चोल प्रशासन की विशेषता थी नौसेना, जिसके द्वारा श्रीलंका की तत्कालीन राजधानी अनुराधापुरम को चोल शासकों ने जीत लिया था। अगला प्रश्न है, वो श्रीलंका उस समय में प्रसिद्ध था जिसको चोल शासकों ने जीता था। मलिक काफूर ने किसको पराजित किया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का यह सेनापति था मलिक काफूर, जिसने दक्षिण अभियान के तहत देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, देवगिरी अर्थात यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है भिल्लम पंचम, यानी भिल्लम पंचम ने देवगिरी वंश का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम काकतीय शासक कौन था? यानी कि काकतीय वंश के संस्थापक रुद्रदेव प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र में थी। द्वार समुद्र में होयसल की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश को किसने स्थापित किया था? तो होयसल वंश को विष्णुवर्धन ने स्थापित किया था। और आज का अंतिम प्रश्न है, चोल काल में भूमि कर कितनी होती थी? तो चोल काल में भूमि कर 1/3 भाग होते थे, अर्थात राजाओं के द्वारा 1/3 भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर नेक्स्ट अगले एपिसोड में। मध्यकालीन भारत और दिल्ली सल्तनत दोनों को एक साथ मिला करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, हम उस सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ समाहित करके लाएंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा मध्यकालीन भारत और दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं हम रोकना चाहेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।